बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 इसको स्टार्ट करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये जितने भी लेक्चर्स हैं इसमें जो स्मार्ट सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम ये लेक्चर्स जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर आपके टॉपिक शामिल है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जी। तो सिंपली पहले वर्क को क्यों ना अंडरस्टैंड कर लें। मैकेनिकल वर्क, इसका मतलब क्या है, ये स्केलर क्यों है, इसके दरमियान कॉस क्यों आ रहा है। मैकेनिकल वर्क का मतलब ये होता है कि सपोज कर लेंगे एक चेयर मौजूद है, इस चेयर को आपने डिस्प्लेस करवाना है, फोर्स लगा के, यानी फोर्स का वो इफेक्ट जिससे चीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए, तो आप कहेंगे कि वर्क हुआ है, वरना वर्क नहीं हुआ, मैकेनिकल वर्क नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, इस चेयर के मैं ऊपर बैठ गया या ऊपर से ना टांग के थ्रू ये इस पे पूरी जोर लगाया, इसको मैंने डिस्प्लेस यहां से यहां तक करवाना था। इस पर जितना भी फोर्स लगाई मैंने, तो ये डिस्प्लेस नहीं हुई, टूट सकती है लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुई, इसका मतलब वर्क नहीं हुआ। अब मैंने ये किया कि ये जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेस करवाना है उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई, तो ये चेयर यहां से यहां जा सकती है, चली गई, तो इसका मतलब है वहां पे वर्क हुआ है। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर आपने वर्क करवाना है तो आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लगानी होगी अगर मैक्सिमम वर्क आपने लेना है, और अगर आप परपेंडिकुलर लगाते हैं तो कोई वर्क आपको नहीं मिलेगा। तो इस कहानी से हमें क्या नजर आया कि अगर एफ और डी ये दोनों पैरेलल हो तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, और अगर परपेंडिकुलर हो तो कोई वर्क नहीं मिलेगा। ये एक छोटी सी बात है जो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और जब चीजें पैरेलल होती हैं तो आपको पता है थीटा कितना लेते हैं, 0 डिग्री, और 0 के लिए आप कॉस को यूज करते हैं। तो जैसे कॉस का फंक्शन चेंज होगा, वर्क की वैल्यू इसी तरीके से चेंज होगी। कॉस 90 पे क्या देता है, 0, तो देखिए हमारे पास भी वर्क क्या है, 0 है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कॉस एंगल, यानी ना सिर्फ वो एफ पे डिपेंड करेगा, ना सिर्फ डी पे, दूसरा खास तौर पे एंगल पे भी लाजमी डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे एफ भी मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन 90 डिग्री की वजह से वर्क नहीं हुआ। तो ये छोटी सी कहानी से आपको ये समझ आ गया कि वर्क के लिए एफ और डी का पैरेलल होना लाजमी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब आते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाते हुए वो कांस्टेंट भी हो सकती है और नॉन कांस्टेंट भी हो सकती है। इस कहानी में देखें कि इस बच्चे ने ये खिलौना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन अब फोर्स परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, उसकी बाजू की डायरेक्शन ये वाली है, तो फोर्स इधर हो गई। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, फोर्स दरमियान में है। तो हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आ रहा है। यही हमने वर्क में बात की थी इस छोटी सी कहानी से। और यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो फोर्स लगेगी वो कांस्टेंट होगी, अपने बाजू को कम या ज्यादा नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा। ए से बी तक फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहां से हम पहले ये देखते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट यहां पे आएगा, वेक्टर ऊपर लाजमी डालना है। डॉट प्रोडक्ट इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ऊपर करें एफ की मैग्नीट्यूड, डी की मैग्नीट्यूड, cos थीटा। इस कहानी के अंदर क्या नजर आ रहा है कि अगर हम फोर्स के कंपोनेंट बना लें तो कंपोनेंट ये फोर्स है, ठीक है, ये मैंने जल्दी में बनाया हुआ है, आप इसको ना भी बनाएं तो यहां से भी बना सकते हैं। ये फोर्स है इधर, और ये रेड कलर में डिस्प्लेसमेंट है डी। अब फोर्स इधर लग रही है तो हम क्या करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट बनाएंगे। ये जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है ये एफ एक्स कहलाएगा और ये बोला एफ वाई। अब आप खुद बताएं कि वर्क के लिए एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए। पिछली कहानी में हम पढ़ चुके हैं एफ एक्स और डी ये दोनों पैरेलल है, तो फोर्स का वो इफेक्ट जो डी के ऊपर पड़ रहा है, यानी एफ कॉस थीटा, एफ एक्स को ओपन करेंगे क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, ये आपको वर्क देगा, एफ वाई आपको वर्क नहीं देगा। तो ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी इक्वेशन होगी। इसको ओपन करने में ये कह रहा है कि ये एफ कॉस थीटा बेसिकली क्या चीज है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। इस कहानी में भी हमने यही बात की है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क मिलेगा। इसमें क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन वर्क मिलेगा, मैक्सिमम तो नहीं मिलेगा लेकिन कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। तो आप यहाँ एफ बनाएंगे, ये इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे गिराएंगे इतना, ठीक है, जैसे ये मैंने गिराया हुआ है, ये एफ एक्स होगा और ये आपका डी है। यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डी के ऊपर गिरेगा या डी की डायरेक्शन में होगा वो आपको वर्क देगा, और वो क्या है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा क्या चीज है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक हो गया। तो ये आपने ये भी डायग्राम बनानी है, ये भी बना सकते हैं, ये इक्वेशन लिखनी है और ये इसकी डेफिनेशन होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
ये केसेस हैं जो आपसे उसमें पूछे जा सकते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो फोर्स लगा रहा हो दीवार पे, तो वर्क होगा या नहीं होगा? वर्क किसका, डिस्प्लेसमेंट किसका, फोर्स किसकी, ये भी सुन लिया करें। ये भी नहीं कह देना कि वर्क हुआ या नहीं हुआ, वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स तो लगा रहा है लेकिन इसके जो चीज को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो वर्क क्या हो गया? जीरो हो गया जी। When man walks at constant velocity carrying a bucket of water, he does not work because force F and displacement D are mutually perpendicular. इस बाल्टी के हिसाब से जो उसका वर्क है वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि फोर्स इधर है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इधर है। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो बाल्टी में जो वर्क है, ठीक है, वो क्या हो गया? ये डिस्प्लेस वो इधर हो रही है, फोर्स आप उस पर इधर लगा रही है 90 डिग्री, तो मैकेनिकल वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये देखना पड़ता है कि फोर्स किस चीज की है। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होती है, ठीक है, यहां पर फोर्स किधर लग रही है? ऊपर की तरफ। ये फोर्स किसकी है? इस शख्स की है, इसका बाजू इधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया? तो इस बंदे की वजह से बकेट पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री जी। दूसरा फिर हम वर्क को कैसे मेजर करते हैं? हम ग्राफिकली वर्क को जब मेजर करते हैं उसका तरीकाकार क्या है? उसमें यह है कि अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसका ग्राफ बना लें और सपोज कर लें कि आपके पास फोर्स कांस्टेंट है पॉइंट P से पॉइंट Q तक, ठीक है, आप डिस्टेंस तय करते जा रहे हैं। अगर ये एरिया ले लें तो इस F और D को मल्टीप्लाई करें, जितना ये एरिया होगा ये एरिया आपको वर्क देगा। और ये अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है फोर्स चेंज नहीं हो रही, ये फोर्स है। ये इसका मतलब है P से सपोज कर ले यहां पे पहुंचे, मैंने डिस्टेंस कर लिया 5 मीटर, यहां पे पहुंचा डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, फोर्स अब भी चेंज नहीं हो रही। अगर 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो P से Q तक 10 ही रहेगी, चेंज नहीं की। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए ग्राफ आपका इस शेप में बनता है। तो इसका जो एरिया है वो आपको क्या देता है? वर्क देता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपने नोट करनी है कि एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इक्वल टू वर्क। वर्क मेजर करना है तो आप क्या करेंगे? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया मेजर करेंगे। और अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट है तो आपको जो एरिया है वो इस फॉर्मेट में, जैसे ये रेक्टेंगल फॉर्म में बना हुआ है। क्लियर होगी बात? तो यहां से जैसे ये पॉइंट यूज करना है। आखिर में कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। वर्क अभी हमने पढ़ा, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर वर्क पॉजिटिव कब होगा वो आप सिंपल से इस इक्वेशन से भी इस चीज को समझ सकते हैं। ये देखें, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। अगर थीटा 0 रखें वर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा। थीटा अगर आप 180 डिग्री रखते हैं वर्क आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर आप थीटा 90 डिग्री रखते हैं वर्क आपको 0 मिलेगा। थीटा से ग्रेटर होगा अगर एंगल 90 से 180 के दरमियान तो वर्क आपका नेगेटिव होगा। थीटा से कम होगा 0 और 90 के दरमियान तो वर्क फिर भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो आप जैसे थीटा cos थीटा चेंज होगा उसी वजह से वर्क की वैल्यू भी चेंज होगी। ये पॉइंट्स वही है। और इसका यूनिट क्या होता है? जूल। अब जूल किस चीज के बराबर है? यानी वर्क का यूनिट जूल क्या है? इट इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो एफ की डायमेंशन है ml t-2 और d की l, तो ये क्या बन जाएगी? ml का स्क्वायर t-2। अब जूल को ये जो डिफाइन किया मैंने, ये आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसको मैं यहां से आपको बता देता हूं। फोर्स कितनी लगानी है? 1 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो? कितना डिस्प्लेस हो? 1 मीटर। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस टाइम जो वर्क होगा वो 1 जूल के इक्वल होगा। फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो वर्क कितना हो गया? 1 जूल। ठीक है, ये देखें, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें आपने जो चीजें करनी है, जिनको याद रखना है अच्छे तरीके से, वर्क की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ये इक्वेशन आनी चाहिए, और ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है ए से बी। इसको ओपन कर देंगे, ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इधर लग रही है, पैरेलल नहीं है, तो आप इसके कंपोनेंट बना लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, ये केसेस जस्ट आपको पता होना चाहिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। ये ग्राफ को पता होना चाहिए, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है वो भी मैं बता दिए। ये पॉइंट्स, ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आपने याद रखना है, जूल की डेफिनेशन। ठीक है,
जूल किस चीज की इक्वल होता है? न्यूटन 1 मीटर। उसको कैसे डिफाइन करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। ये था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसको हमने साथ साथ तैयार भी करना है। सिर्फ ये नहीं है कि सुन ले, एक दफा समझ नहीं आया तो 2 दफा 3 दफा आप सुन सकते हैं इसको, ठीक है। और साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाएं, इनको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये रिटन फॉर्म में भी आपके पास सामने मैंने पॉइंट्स भी इसी तरह बनाए हैं, ये नोट्स भी हैं, तो इन नोट्स के हिसाब से भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।